हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और लगातार इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा प्रसन्न होना बनता है। ये एक गुड न्यूज़ कल ही जारी हुई है। बीएसएससी ने CGL 4 के लिए वैकेंसी जारी की है। विज्ञापन संख्या है 525। रजिस्ट्रेशन चालू होने की डेट है आपकी 18 अगस्त और ये 17 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन ऑन रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी बारे में, क्या क्या वैकेंसी में दिया गया है, टोटल कितनी वैकेंसी जारी की गई हैं और कुल मिलाकर के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, एज और एग्जाम का पैटर्न सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहें इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम देख ही लेते हैं कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। तो ये रही संख्या आपके सामने, 1481 वैकेंसी जारी की गई है टोटल। ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके जो जितनी भी इसमें मतलब वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, योजना सहायक है, इसके अलावा कनिकीय सहायकीय सांख्यिकी सहायक है। अलग अलग योग्यताएं अलग अलग पदों के निर्धारित की गई हैं। ये आप PDF को डाउनलोड करके डिटेल में देखिए। आपको देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C का जो वैकेंसी है उसमें लिखा हुआ है कि इसमें BTech, BE और BTech की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो BTech वालों के लिए भी खुशखबरी यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। जो 35% क्षैतिज आरक्षण है महिलाओं के लिए देय होता था, उसमें खास तौर पर लिखा गया है इसमें कि ये मूल निवासी जो बिहार की हैं उन्हीं को दिया जाएगा। तो फटाफट से आपको अब इसको फॉर्म फिल करके और लग जाना है एग्ज़ाम के अंदर। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, मानी जाती है। देखिए, सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें पदों की तो ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। इसके बाद योजना सहायक में है पोस्ट। इसके अलावा यदि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए अंकेक्षक में जो है वैकेंसी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। और सहयोग समितियों वाला जो अंकेक्षक है उसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसीज दी गई हैं। तो टोटल आप ये वैकेंसी 1481 में से आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, तो कमर कस के लग जाइए फटाफट से। आइए देखते हैं, उम्र सीमा की बात करते हैं। तो उम्र सीमा में ये रहा आपकी कैटेगरी। जो अनरिजर्व पुरुष हैं उनके 37 साल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाएं दोनों 40 साल, अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं के लिए 40 साल और सभी दिव्यांगों के लिए इन सीमाओं में 10 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि आपकी जो जन्म तिथि है वो मान्य होगी आपके 10th यानी मैट्रिकुलेशन में जो आपका डेट दर्ज है, डेट ऑफ बर्थ, वही ही मान्य होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सीमाओं में छूट दी जाती है उम्र सीमा में, जिसके नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप सरकारी सेवक हैं तो आपको 5 वर्ष की आयु सीमा में पूर्ववत छूट अनिवार्य होगी। इसके अलावा यदि NCC कैडेट वगैरह हैं आपको, तो इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यदि आप रिलेट करते हैं इनसे, यदि आप बिलोंग करते हैं, अगर आप NCC कैडेट हैं, यदि आप पहले से ही सेवा में हैं, यदि आप कोई किसी सरकारी अदर सेवा में है या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, सब यहाँ पर दिया गया है। देखिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया गया है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं कि प्रकृति कैसी रहेगी इस परीक्षा की। साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा यदि अधिक आवेदन प्राप्त होंगे तो एक से ज़्यादा चरणों में आयोजित की जाएगी। वैकल्पिक प्रश्न होंगे यानी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, ऑप्शंस होंगे इसके अंदर, और लगभग वैकेंसी से 5 गुना के बराबर मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा अभी नहीं है, जब होगी तो उसके लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। तो देखिए, इसमें विषय होंगे प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और तीसरा होगा कॉम्प्रिहेंशन यानी मानसिक क्षमता की जांच, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज़ें आएंगी। ये प्रश्नों की संख्या कुल 150 रहने वाली है। सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे, गलत दिया तो 1 अंक की कटौती होगी, यानी यस नेगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि नेगेटिव मार्किंग है। 4 नंबर सही पे, गलत पे 1 कट जाएगा। और परीक्षा की अवधि है 2 घंटा 15 मिनट की। दोनों हिंदी भाषाओं और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी ये। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बात देख लेते हैं कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा है ये कैसे ली जाएगी।
पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी आप तीनों खंडों के लिए एक एक पुस्तक लेके जा सकते हैं। पहला है सामान्य अध्ययन का खंड, दूसरा गणित का खंड और तीसरा है सामान्य विज्ञान का खंड। इन तीनों के लिए आप एक एक पुस्तक परीक्षा हॉल में लेके जा सकते हैं ना। इंटरेस्टिंग बात। बट ध्यान रहे कि यहाँ पर आप सब बोर्ड के केवल टेक्स्ट बुक ही ले जा सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी ले जा सकते हैं, बीएसई भी ले जा सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड की बुक ले जा सकते हैं। बोर्ड की ही बुक लेके जाएंगे, 3 ही किताब आप एक एक खंड के लिए लेके जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई नोट्स, कागज, फोटोकॉपी या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेके घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो डिटेल सिलेबस में दिया है सामान्य अध्ययन में आपके आसपास की सामान्य जानकारी, दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं और जो भी मतलब बिहार है, भारत है, इसके पड़ोसी देश, उससे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक होते हैं वहां से आपके प्रश्न आएंगे। समसामयिकी के विषय की बात करें तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय भाषाएं, पुस्तक जो हाल फिलहाल में जारी हुए हों, देश की राजधानी है, मुद्रा है, खेल खिलाड़ी हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को करंट अफेयर्स के तौर पे यहाँ पे देखा जाएगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन में दूसरा टॉपिक होगा भारत और उसके पड़ोसी देश, जिसमें कि भारत का इतिहास है, संस्कृति है, भूगोल है, स्वतंत्रता आंदोलन है, कृषि है, प्रमुख संसाधनों की विशेषताएं हैं, भारत का संविधान है, पंचायती राज व्यवस्था है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो जो खंड क है सामान्य अध्ययन, उसमें बेसिकली आपके करंट अफेयर्स और ये वाले टॉपिक शामिल होंगे। दूसरा है आपका सामान्य विज्ञान और गणित। तो वैसे तो लिखा है मैट्रिक स्तर के होंगे, बट आपको पता ही है रियलिटी क्या है। तो सामान्य विज्ञान में वही तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में देखिए भूगोल को भी दिया गया है, ठीक है। और गणित के बारे में बात करें तो पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव है, भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं हैं, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है और एवरेज भी है, ब्याज है, लाभ हानि, ये सारी चीजें जो नॉर्मल मैथ्स में आती हैं वो पूछी जाएंगी। और इसके अलावा जो आपका खंड गया है जिसमें मानसिक क्षमता जांच है, इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। काफी सारे टॉपिक्स देखिए लिखा है, वर्बल, नॉन वर्बल दोनों प्रकार के प्रश्न आएंगे यहाँ पर। तो सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, इमेजिनेशन होता है जो, समस्या का समाधान है, विभेद है, अंक गणितीय तर्क शक्ति भी आ सकती है, कूट लेखन, कूट व्याख्या, ये सब कुछ इसके अंदर बेसिक आप समझ जाइए कि ये प्रॉपर तरीके से आपका पूरे मानसिक क्षमता की जांच करने के लिए जो भी जरूरी टॉपिक्स है सबको इंक्लूड करेगा। ओके, अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। इसके लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक हिंदी का होगा और एक और मुख्य पत्र होगा। हिंदी जो है वो आपकी अर्हक होगी, यानी केवल उसमें 30% मार्क्स आपको लेके आने हैं। केवल एलिजिबिलिटी आपकी इतनी है कि आपको उसमें क्वालिफाई करना है 30% नंबर ला के। यदि आप लाए 30 से ज्यादा तो आपका दूसरा प्रश्न पत्र चेक होगा, यदि आप नहीं लेकर के आए तो वो चेक नहीं होगा, ठीक। मुख्य प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और वही जो आपने प्री में किया है वही आपका मेंस का भी सिलेबस होगा, बट वो थोड़ा सा ज्यादा वहां से डीप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि आप बात करेंगे तो ये है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। ये परीक्षा जो है आपकी प्रारंभिक और मुख्य दोनों के लिए कैटेगरी वाइज दिया गया है, ठीक। तो यदि आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने हैं, 36% लाने हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% लाने हैं, SC ST वालों को 32% लाने हैं और महिला वर्ग को 32% लाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। परीक्षा शुल्क देख लीजिए तो 540 रुपये है यदि आप बिहार राज्य के बाहर के हैं, महिला या पुरुष कोई भी, या फिर आप बिहार के अंदर हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं। तो पुरुषों के साथ पुरुष कह सकते हैं कि हमारे साथ थोड़ी सी जाति यहाँ पर होती दिखती है ही, तो चलिए कोई बात नहीं। और इसके बाद SC ST में यदि वो बिहार के स्थायी निवासी हैं तो 135 और जो दिव्यांग श्रेणी से है 135 और महिलाएं जो केवल बिहार की निवासी हैं उनके लिए भी 135 रुपीज आपके लगेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने अभी बात की कि 18 अगस्त से चालू है और 17 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो ध्यान रखिएगा। आरक्षण के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो पीछे से चला आ रहा आरक्षण है वो तो एज इट इज देखिए चलता रहेगा, SC ST वालों के लिए अलग से और बाकी। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात सिर्फ इतनी है कि जो महिलाओं को 35% आरक्षण अभी तक मिलता था बिहार में, वो अब केवल बिहार की मूल जो निवासी हैं महिलाएं उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्थायी पता है वही आरक्षण के पर्पस के लिए स्थायी निवास माना जाएगा
और इसके लिए आपको स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें और लिखी हुई हैं, जैसे कि कोई विवाहित महिला है उसका जाति प्रमाण पत्र या फिर नॉन क्रीमी लेयर का जो प्रमाण पत्र है उनके पिता के नाम से होना चाहिए। ओके, पति के नाम से नहीं। ठीक, ये बात पहले से भी आपको जानकारी में होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी आरक्षण का दावा कर रहे हैं वो अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे और उनके पास ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आरक्षण कोटि के अनुरूप प्रमाण पत्र भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ना यही पूछते रहते हैं कि इसको हम बाद में बनवा लेंगे क्या। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस समय आपके पास फिजिकल फॉर्म में आपका आरक्षण पत्र होना चाहिए। तो जब भी आप इसे फॉर्म को फिल करने बैठे उससे पहले ही जा करके मैंडेटरीली है ये कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लें जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इसे वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा और यदि कोई त्रुटि इसमें हो जाती है तो फिर आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा, अगर गलती से भी आपने कुछ भी गलत भर दिया है तो। ठीक है, और यदि उम्मीदवार प्रमाण पत्र संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत यदि आप उन्हें नहीं करवा पाए तो आपकी कोटि को भी रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, इसका भी ध्यान में रखिएगा कि बाद में आप अगर यदि प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो भी रद्द माना जाएगा। तो बाकी की चीज़ें सब एज इट इज़ हैं। महिलाओं की बात हमने पहले ही कर ली है कि केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को भी ये जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है 35% का, ये केवल उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से विवाहित महिला के पक्ष में आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के स्थान पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप विवाहित महिलाएं जो हैं वो ध्यान रखेंगी यहाँ पर कि आपका जो आय इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट है, इनकम का जो सर्टिफिकेट है बेसिकली वो तो आपके पति के स्थान से स्थायी निवास है जहाँ पर भी, लेकिन जो आपका आवास प्रमाण पत्र है वो पिता के निवास के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, इसी से स्पष्ट होगा कि आप बिहार राज्य के मूल निवासी। हो सकता है कि आपकी शादी कहीं और किसी और स्टेट में हो गई है बट पर्टिकुलरली आपकी जो पैदाइश है वो बिहार में है, तो पिता का जहाँ पे आपका घर है, एड्रेस है बिहार का, वहाँ से आप इसे सर्टिफिकेट को बनवाइए और जो आपका इनकम वाला सर्टिफिकेट है वो आपके पति के आय के हिसाब से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा कि ये जो इनकम वाला सर्टिफिकेट है वो एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए वैध माना जाता है। ठीक, बस आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे उसी समय आपके सारे प्रमाण पत्र जो हैं, चाहे वो डिग्री से संबंधित हैं, चाहे वो जाति के प्रमाण पत्र हैं, क्रीमी लेयर का है, इनकम वाला है, स्थायी प्रमाण पत्र है, मतलब आप वहीं पे रहते हैं, चाहे दिव्यांग प्रमाण पत्र है, ये सब आप इन सब पत्रों का निर्गत संख्या और तिथि ऑनलाइन आवेदन में आपको भरनी है। ठीक है, तो ये आपके हाथ में फिजिकल फॉर्म में होने चाहिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम बस फॉर्म फिल कर देंगे और महीना 2 महीना बाद इसको बनवा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये उसमें अंकित करना है कि उस प्रमाण पत्र की संख्या कितनी है जो इशू किया गया और उसकी तिथि कौन सी, जो कब वो जारी किया गया। ठीक है, और इनको अपलोड किया जाएगा कब, मुख्य परीक्षा के आवेदन को भरते समय अपलोड किया जाएगा, लेकिन अभी उनका इशू संख्या डालना है आपको, इसलिए आपको फिजिकल फॉर्म में वो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो लिखा भी है कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन में जब आप अपलोड करेंगे किसी प्रमाण पत्र को, उसी को आपको मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके अलग यदि कोई और नया आपने बनवा लिया बाद में और उसको आप प्रेजेंट करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो जितने भी हैं आप अंतिम तिथि तक का ही होना आवश्यक है, यानी 17 सितंबर से पहले तक के ही आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। इसके पश्चात यदि आप कोई निर्गत कराएंगे किसी डॉक्यूमेंट को तो वो मान्य नहीं होगा, साफ साफ इसमें लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर। अभी यदि आपको प्रॉब्लम आएगी कि इसको कैसे भरना है एप्लीकेशन फॉर्म को, तो वो भी हम आपको सेपरेट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल तो हम आपको ये खुशखबरी देने के लिए वीडियो बनाए हैं कि 1481 वैकेंसी बीएसएससी ने लॉन्च कर दी है। ठीक, डेट्स यहाँ पर दी गई हैं, देखिए। जो अंतिम तिथि है परीक्षा शुल्क जमा करने की वो 17 सितंबर है और भरने की है 19 सितंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिएंगे, और ये सब चीज़ें तो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होनी चाहिए। ज़रूरी बातें मैंने आपको बता दी हैं।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी ढेर सारी वैकेंसीज बिहार ने निकाली हैं, जैसे ऑफिस अटेंडेंट निकाली है, और आने वाले समय में जो पंचायती राज विभाग है उसने लोअर डिविजनल क्लर्क की भी वैकेंसी निकाली है। तो फटाफट से तैयारी करते रहिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहिए, हमारे ऐप पर विजिट करिए, वहाँ पर बिहार से संबंधित सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी मटीरियल आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।